हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में शायद से आप लोगों को आप में से बहुत लोगों को पता होगा। बट इस कॉन्सेप्ट को लोग डीपली नहीं समझते और यूजुअली लोग इसके वन साइड को ही देखते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज अखंड भारत, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और इसके साथ साथ हम गजवाए हिंद का भी कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्योंकि इसको भी अखंड भारत से बहुत ही क्लोजली एसोसिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अखंड भारत के अंदर क्या क्या टेरिटरीज आती है, क्योंकि कई लोग अखंड भारत को कई दूर दूर तक सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अखंड भारत मतलब प्री पार्टीशन इंडिया, यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि अखंड भारत मतलब पूरा साउथ एशिया यूनाइटेड, यानी इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका यूनाइटेड। अब जो तीसरा जो है अखंड भारत के लिए जो लोग सोचते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, जो सबसे ज्यादा वाइडली सर्कुलेटेड है, वो है यूनाइटेड इंडिया विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार और तिब्बत। और चौथा जो है, जो कि मतलब बहुत ही वाइल्ड इमेजिनेशन है, लेकिन फिर मैं बताऊंगा कि ये चौथा वाला लोग क्यों सोचते हैं। वो है कि लोग कई कई लोग तो अखंड भारत को इंडोनेशिया तक पहुंचा देते हैं और इधर ईरान तक पहुंचा देते हैं। इसमें एक चीज है दोस्तों, कि ये जो आउटसाइड जो थर्ड वाला जो है, उसके आउटसाइड की जितनी भी टेरिटरीज है, जो लोग बोलते हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ईरान भी इवन हो गया, वो इंडोस्फीयर में आते हैं। मतलब वो इंडिया के जो पुराने कल्चर उससे इन्फ्लुएंस्ड थे, ना कि वो इंडिया की कभी टेरिटरीज हुआ करते थे। आपको दोस्तों पता होगा कि हमारे जो सबसे बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे, मौर्यन एम्पायर और मुगल एम्पायर, उनकी टेरिटरीज भी कभी इतना दूर तक नहीं पहुंची थी। आपको पता होगा मुगल एम्पायर की मैक्स जो टेरिटरीज गई थी, वो गई थी अफगानिस्तान तक, और इवन वो लोग भी साउथ एशिया को साउथ इंडिया को कॉन्कर नहीं कर पाए थे। सेम गोस फॉर मौर्यन एम्पायर, वो लोग भी बांग्लादेश तक आके रुक गए थे और इधर पाकिस्तान के थोड़ा बियॉन्ड अफगानिस्तान तक ही जा पाए थे। तो ये बहुत ही एक वाइल्ड कॉन्सेप्ट है कि लोग सोचते हैं कि मतलब इंडोनेशिया और इधर ईरान तक लोग मतलब पूरा अखंड भारत को फैला देते, लेकिन समझ सकते क्यों है ऐसा, क्योंकि वो इंडोस्फीयर के अंदर आते, तो कई लोग इंडोस्फीयर को अखंड भारत से डायरेक्टली एसोसिएट कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों, इसमें एक और बात है, ये है कि आपको पता होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया था मौर्यन एम्पायर और मुगल एम्पायर के बारे में, तो ये इंडिया के दो सबसे बड़े एम्पायर थे। इनमें क्या था, इनमें आप ध्यान से देखिए, इनमें कभी भी इनके टेरिटरीज जो थे वो ना कभी तिब्बत में एक्सटेंड किए, ना कभी म्यांमार या उससे बियॉन्ड एक्सटेंड किए, ना कभी साउथ इंडिया और श्रीलंका तक एक्सपेंड किया। अंडमान निकोबार तो छोड़ ही दीजिए, वो तो उनको छोड़ दीजिए, और मालदीव्स को भी छोड़ दीजिए। तो इससे यहाँ पे एक चीज आती है कि हम लोग फिर कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये टेरिटरीज अखंड भारत में आती है, क्योंकि टेक्निकली उस हिसाब से तो फिर ये भी इंडोस्फीयर में आना चाहिए, ना कि अखंड भारत के अंदर। तो उस हिसाब से तो टेक्निकली जो सेकंड ऑप्शन है, यानी अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक जितनी टेरिटरीज है, श्रीलंका तक, वो एक्चुअल अखंड भारत है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें तिब्बत भी इंक्लूडेड है, जिसमें म्यांमार भी इंक्लूडेड है, जिसमें श्रीलंका, मालदीव्स वो भी इंक्लूडेड है। इसी के साथ साथ आई थिंक लोग ये मतलब म्यांमार, तिब्बत जैसे टेरिटरीज को इधर अखंड भारत में इसलिए मानते होंगे क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत बड़ा रीजन थे इसके। आपको पता होगा कि 200 मतलब 190 इयर्स अप्रोक्स जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था 1757 से लेकर 1947 तक, तो उसमें आपको याद होगा कि उसमें म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत और मालदीव, ये चार टेरिटरीज भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थी। म्यांमार को ऐड किया गया था बाद में, तिब्बत एक समय पे मतलब बिफोर आपको पता ही होगा कि चाइना और ब्रिटिशर्स में जो उस वक्त चिंग चिंग डायनेस्टी थी उस वक्त की, उन लोगों में कंटिन्यूअस लड़ाई चलता रहता था। फिर तिब्बत को लेकर लड़ाई होता था, तिब्बत फिर कुछ समय के लिए इंडिया में जुड़ गया, फिर तिब्बत अपना इंडिपेंडेंट एक किंगडम बन गया वापस। और फिर ये मैकमोहन लाइन वाला जो जो यहाँ से जो लाइन चलती है, जो इंडिया चाइना का जो प्रेजेंट डे बॉर्डर है, उसका वो फॉर्म हुआ था। तो ये दोनों टेरिटरीज तब ऐड हुई थी। म्यांमार 1937 में इंडिया से अलग हो गया था, तिब्बत उससे बहुत पहले अलग हो गया था। श्रीलंका एक अलग ब्रिटिश टेरिटरी थी, आपको अगर नहीं पता तो श्रीलंका जो थी उसका नाम सिलोन था उस वक्त, और ये एक अलग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी थी। ये ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में आती थी, लेकिन ये ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी नहीं थी। ये 1948 में श्रीलंका बनी इंडिपेंडेंट होके, और मालदीव्स तो मालदीव्स था। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि गजवाए हिंद जो पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है ऑफ उनका वर्जन है अखंड भारत का, उसमें क्या क्या टेरिटरी जाती है, अब उसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान के जो आपको पता होगा प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने बेसिकली ये टर्म को कहा था उस वक्त की मिलिट्री एक्सपेडिशन टू इंडिया, मतलब बेसिकली इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए। प्रॉफिट मोहम्मद का ये याद रखना।
ठीक है। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग गजवाई हिंद के अंदर भारत, नेपाल, बांग्लादेश जैसी टेरिटरीज आती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और कुछ टेरिटरीज ऑफ अफगानिस्तान भी। दोस्तों इसके साथ एक और चीजें याद रखना कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स है जैसे एलईटी यानी लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जो ग्रुप्स है ये गजवाई हिंद टर्म का जो यूज है वो लोग अपने ये लोग जो टेररिस्ट अटैक्स करते हैं इंडिया में उसको जस्टिफाई करने के लिए ये लोग उस टर्म का गजवाई हिंद का इस्तेमाल भी करते हैं। इसके साथ दोस्तों एक और चीज है कि ये जो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप देखोगे आज के दिन में ज्यादातर आरएसएस या फिर बीजेपी, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोग इस जो टर्म है उसको ज्यादा पुश करते हैं। मैं पहले ही बोल देता हूं, मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं न्यूट्रल हूं। मैं जस्ट बोल रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आज के दिन में आरएसएस और बीजेपी, स्पेशली आरएसएस ज्यादा पुश करता है, मतलब पब्लिक के सामने कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हम सारे रीजन्स को साउथ एशिया में यूनाइट करेंगे। अखंड भारत की अगर हम लोग ओरिजिन्स की ट्रेस करें तो इसके ओरिजिन्स को है वो दो मेन लोगों के पास हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। एक है चाणक्य, जिन्होंने इस टर्म को कहा था कि रीजन में जितनी भी टेरिटरीज है वो यूनाइट हो जाए अंडर द मौर्यन एम्पायर। उन्होंने कभी इसको एज ए एक्सपेंशनिस्ट या फिर वॉर करके वो सब के आइडिया से नहीं कहा था, उन्होंने कहा था रीजन में जितनी भी टेरिटरीज है वो मौर्यन एम्पायर के अंडर यूनाइट हो जाए। दूसरा है वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, जो फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने इस टर्म को कहा था कि मतलब उन्होंने इस टर्म को, आपको याद रखना होगा कि उन्होंने इस टर्म को हिंदू राष्ट्र जैसे टर्म्स के साथ एसोसिएट किया था। उन्होंने कहा था कि अखंड भारत हम फॉर्म करेंगे और एक हिंदू राष्ट्र को फॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि विनायक दामोदर सावरकर वो मुस्लिम्स के उतना टाइप ऑफ सपोर्ट में नहीं थे, वो हिंदूज को ज्यादा फेवर करते थे, वो खुद हिंदू थे, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और चाहते थे कि मुस्लिम्स, मतलब अगर रहे भी विनायक दामोदर सावरकर जी ये चाहते थे कि एक हिंदू राष्ट्र की फॉर्मेशन हो और मुस्लिम्स थोड़े से कम हो जाए, मतलब उनको मारा ना जाए, उनपे टॉर्चर ना किया जाए, बस उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाए या फिर थोड़े साइडलाइन हो जाए बेसिकली वो लोग, ताकि एक प्रॉपर हिंदू राष्ट्र फॉर्म हो सके। क्योंकि वो एक कट्टर हिंदू थे, एकदम प्रॉपर हिंदू थे। वो चाहते थे कि मतलब हिंदूज ही रहे, इंडिया इज इक्वल टू हिंदूज, ऐसे टाइप की उनकी सोच हुआ करती थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उनके बारे में ही बोल रहा हूँ। मुझसे गलतियां हो सकती है तो प्लीज उनको कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों कई लोगों ने ये भी सजेस्ट किया है कि अगर हम लोग टेरिटोरियल वाइज एक सिंगल कंट्री फॉर्म नहीं कर सकते तो हम लोग साउथ एशिया में काइंड ऑफ यूरोपियन यूनियन जैसा ही फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे मतलब सारे देश यूरोपियन यूनियन की तरह यूनाइट हो जाए, बॉर्डर्स जो है वो टेक्निकली मैप पे रहे, लेकिन ऐसे नॉर्मली लोग क्रॉस कर सके विदाउट एनी चेक वेक, बॉर्डर चेक, ऐसे बिना किसी के क्रॉस कर सके, ताकि इससे वो पूरा रीजन ही बहुत ज्यादा डेवलप होगा। आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश है वो कितने डेवलप्ड है आज के दिन में, जस्ट बिकॉज वो लोग ने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया था टू कम टुगेदर। लेकिन हमारे यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, सार्क नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, आपको पता होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, वो मतलब पूरा काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट हो गया आज के दिन, क्योंकि ना उसकी कोई आजकल मीटिंग होती है ना कोई बातचीत, वो पूरा मतलब काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। मतलब पूरी तरीके से सार्क आज के दिन में डोरमेंट स्टेज में चला गया है, ना इनकी कोई मीटिंग्स होती है ना कोई बातचीत। आपको तो पता ही होगा इंडिया पाकिस्तान में कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट होता है, बांग्लादेश से भी अभी इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, नेपाल काइंड ऑफ आपको पता ही है जेनजी प्रोटेस्ट के बाद तो अब नेपाल की हालत नहीं है उतना अभी कुछ करने का। भूटान एक बहुत पीसफुल कंट्री है, वो इन्वॉल्व होना चाहे तो भी कहीं इन्वॉल्व नहीं हो सकते वो और श्रीलंका का भी हालत अभी अच्छा नहीं है, आपको पता ही होगा। और अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, तो सार्क ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इज काइंड ऑफ डोरमेंट काइंड ऑफ एंड। अभी अगर ये कोई रिवाइव कर सकता है तो इसको वापस इंडिया को ही रिवाइव करना होगा, क्योंकि इंडिया साउथ एशिया और एशिया में एक मेजर प्लेयर है, वन ऑफ द टॉप 4 वर्ल्ड पावर्स है इंडिया। ऑल्दो वो अलग बात है कि हमारे और जो थर्ड मोस्ट पावरफुल वर्ल्ड कंट्री उनके बीच में डिफरेंस बहुत आ जाता है, बट स्टिल दोस्तों अगर हम अब कंट्री बाय कंट्री अगर चेक भी करें कि कौन मतलब अखंड भारत को मतलब फॉर्म करने में हेल्प कर सकते हैं, शुरुआत हम सबसे पहले अफगानिस्तान से करते हैं जो बहुत अच्छा हमारा दोस्त है। आपको पता चलेगा कि क्यों अखंड भारत इज नॉट पॉसिबल एनी हाउ, मतलब अनलेस बाय मिलिट्री इंटरवेंशन अखंड भारत इन अदर वेज नॉट पॉसिबल। शुरुआत अफगानिस्तान से करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। अगर अफगानिस्तान को इंडिया में इंटीग्रेट होना है हमको सेक्युलरिज्म पे रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में हिजाब मतलब आपको पता हमारे यहाँ मतलब पूरा क्लैश हो जाएगा, यहाँ पे बहुत डेंजरस क्लैश हो सकता है अगर हम लोग ट्राई किए तो कुछ ऐसा। तो अफगानिस्तान लिस्ट से आउट हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। अब दोस्तों सेकंड देश आ जाते हैं हमारे छोटे पड़ोसी पे, बांग्लादेश। बांग्लादेश का मैं क्या ही बोलूं, मतलब बांग्लादेश से हमारा कॉन्फ्लिक्ट जब तक शेख हसीना की गवर्नमेंट थी बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस थे हमारे, लेकिन जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है बांग्लादेश चाइना की तरफ ज्यादा टिल्ट कर रहा है।
प्लस आपको पता ही है बांग्लादेश में कितने हिंदुओं को, कितने इंडियंस को मारा गया है बुरी तरीके से। इसके साथ साथ बांग्लादेश, कई सारे बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल बॉर्डर के थ्रू इंडिया में इलीगली घुस जाते हैं। मतलब लिटरली आप सोचिए, अगर एक सोल्जर हम दोस्तों, अब मैं आपको मेरी घटना बताता हूँ। एक बार मैं और कुछ अराउंड 40-50 लोग इंक्लूडिंग माय फैमिली घूमने गए थे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। वहां पे हमें एक बीएसएफ के सोल्जर मिले थे जो वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। एक अंकल ने उनसे जाके पूछा था कि आप यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हो, तो आप लोग क्यों नहीं, मतलब जो इलीगल जो क्रॉस करते हैं उन लोग को आप क्यों नहीं बोलते हो, कि रोकते क्यों नहीं हो? तो उन सोल्जर ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, देखिए सर, हम यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया, हम 3-4 सोल्जर्स कवर करते हैं, वो भी हम लोग प्रॉपरली इक्विप नहीं रहते। हम लोग के पास क्या रहता है? एक हेलमेट रहता है, थोड़ा सा बॉडी वेस्ट रहता है, दैट्स इट, और एक गन रहती है ना? तो अगर हम 3 लोग 4 लोग के सामने अगर 30-40-50 लोग आ गए, हम कैसे रोकेंगे उनको? प्लस उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम किसी को कॉल भी करें, अगर हम किसी को रेडियो भी करें, मैसेज भी करें, तो उनको भी तो आने में टाइम लगेगा, तब तक हमको सर्वाइव भी तो करना है। तो देखिए हमारी बॉर्डर की सिचुएशन कितनी खराब है। इसलिए तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट अभी रिफॉर्म्स ले रही है, जैसे जो बंगाल के साथ जो बॉर्डर है, क्योंकि ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स बंगाल से ही घुसते हैं। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को मेन इंडिया में घुसना है, मेनलैंड इंडिया में, तो उनको वेस्ट बंगाल बॉर्डर से ही घुसना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बॉर्डर से घुसते हैं, उनको पूरा ये टेरिटरी घूम के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से निकलना पड़ेगा, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सिक्योरिटी बहुत टाइट करके रखा है इन लोगों ने। तो वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स को घुसने में दिक्कत है। क्या है कि बंगाल बॉर्डर, एक तो इतने सारे नदियां है, जंगल है, रफ टेरेन है, प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर ही आता है, लेकिन रफ टेरेन, जंगल, घास, बहुत कुछ है, तो वहां से घुसने में इजी होता है। इसलिए आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली आइडियाज की कि क्रोकोडाइल, सांप, ये सबको वहां पे पूरा बिछा देंगे। तो अब क्रोकोडाइल, सांप तो इलीगल इमिग्रेंट्स और इंडियन सोल्जर्स में फर्क नहीं करते, वो जिसको भी देखेंगे काट लेंगे। साथ दोस्तों, बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी इंडिया की तरफ बड़ा एग्रेसिव स्टैंड ले रही है। मेरे खुद के जो कुछ दोस्त है, वो बांग्लादेश को अभी इतना हेट करते, पहले बहुत पसंद करते थे जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, क्योंकि तब बांग्लादेश इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस थे। लेकिन जैसे ही उनकी गवर्नमेंट गिरी और नई सरकार आई, पूरा मतलब लाइक टोटल 180 कर लिया बांग्लादेश ने, पूरा चाइना की तरफ। तो इससे चाइना को भी हमारे अगेंस्ट लेवरेज मिल गया। ऑलरेडी उनके पास पाकिस्तान के साथ हमारे ऊपर लेवरेज था, श्रीलंका में उनके पास हम्बनटोटा पोर्ट है। बांग्लादेश भी अगर इधर से चला गया, और म्यांमार से वो लोग एक कनाल बना रहे ताकि अपने जो ये लोग स्टेट ऑफ मलक्का को जो है वो उसको बाईपास करके यहाँ से सारी अपनी ट्रेड कर सके। प्लस यहाँ पे आपको पता ही होगा अंडमान निकोबार भी है, तो वो भी थ्रेट में आ जाता है, क्योंकि जहां से वो कनाल आ रहा है, वो जहां पे खुल रहा है ना बे ऑफ बंगाल में, वो अंडमान निकोबार को बहुत बहुत पास है। मतलब अगर चाइना ने कभी डिसाइड किया ना, तो वो वहां से भी हमको, मतलब अंडमान निकोबार पे हमला कर सकते हैं, उनको स्टेट ऑफ मलक्का से आना ही नहीं पड़ेगा। तो ये चीज पे हमको ध्यान देना है। तो ये हो गया सेकंड, बांग्लादेश भी लिस्ट से कट हो गया पूरा पूरा। मतलब जब तक बांग्लादेश थोड़ा न्यूट्रल नहीं होता, या फिर थोड़ा हमारे साइड फिर से नहीं आता, तब तक बांग्लादेश इज टोटली ऑफ द लिस्ट। तीसरा, पाकिस्तान, मतलब नॉट अ चांस। इसके बारे में मैं बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो मतलब कभी भी नहीं अखंड भारत, इनका खुद का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है अखंड पाकिस्तान का, तो ये क्या हमारे अखंड भारत में आएंगे? इसके बाद दोस्तों, म्यांमार। म्यांमार का आपको हालत पता ही होगा, बहुत खराब है। जब से 2021 में वहां पे मिलिट्री कू हुआ है और आंग सान सूकी की सरकार गिरी है, पूरा देश डिवाइडेड है। मतलब वो देश अभी भी समहाउ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मिलिट्री गवर्नमेंट है वहां पे। तो हालत बहुत खराब है म्यांमार। और वहां से रोहिंग्या मुस्लिम्स भी इंडिया में घुसते, वो भी एक दिक्कत हो रहा है हमारे लिए। अब पता नहीं, आपको पता है, देखिए इस पे हम गवर्नमेंट पे दोष लगा भी सकते हैं कि आप सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं कर रहे, लेकिन ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है, बहुत कठिन एरिया है। मतलब वहां से वहां पे सिक्योरिटी देना बहुत मुश्किल होता है। अब आप कहोगे कि भाई यूएस, चाइना या रशिया, ये लोग तो और भी रफ टेरेन में। आप सोचिए, रशिया को तो लिटरली अपने पूरा साइबेरिया को देखना पड़ता है, चाइना को गोबी डेजर्ट इधर से, प्लस उधर से नॉर्थ में मंचूरिया, वो सब भी देखना पड़ता है। ठीक है, यूएस को साउथ से मैक्सिकन कार्टेल्स जो वॉल क्रॉस करके, जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे जो वॉल है, और ऊपर कनाडा, तो कोई थ्रेट नहीं है उनको। लेकिन इसमें एक और चीज है कि एक तो रफ टेरेन है, हम लोग टेक्नोलॉजिकली भी बहुत बैकवर्ड है। हम लोग कितना भी अपने आप को कहे कि 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री, 6th हाईएस्ट इन जीडीपी, आपको पता होगा कि अभी भी इंडिया की जीडीपी रूपी डिवैल्यूएशन की वजह से इंडिया की जीडीपी हम लोग 4th से 6th पे आ गए, एक्चुअली 5th से 6th पे, क्योंकि इट वाज अ रफ एस्टिमेट कि शायद से हम लोग 4th पे होंगे, लेकिन अभी हम लोग 6th पे एज ऑफ नाउ। तो हम लोग टेक्नोलॉजिकली भी बहुत बैकवर्ड है, तो वहां पे सिक्योरिटी देना भी मुश्किल होता है, रफ टेरेन भी है। लेकिन अब इस पे हम लोग सरकार पे ये भी, अब हम सरकार पे ये भी दोष लगा सकते हैं कि अगर इतनी टफ है वो एरिया, तो हम लोग को वहां पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही होगा, मतलब बहुत ही कम आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर या फिर ये सब एरियाज जो है न्यूज में आते हैं। ज्यादातर न्यूज में क्या आता है आजकल,
एक तो हमारा नक्सल्स वाला सिचुएशन हो गया, एक हो गया कश्मीर, और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत एरियाज ही हमारे न्यूज में आते हैं, वरना उसके अलावा बाकी सब बेकार न्यूज होती है एकदम, मतलब देखने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता मुझे, इसलिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो ये हो गया दो साइड, तो इससे म्यांमार भी ऑफ द लिस्ट हो गया है। अब भूटान, देखिए भूटान का अब क्या ही बोल सकते हैं, भूटान एक बहुत पीसफुल कंट्री है, प्लस इंडिया भूटान में एग्रीमेंट भी है कि दोनों देश एक दूसरे के लैंड को मिलिट्री यूजेस के लिए यूज नहीं कर सकते, ऑल्दो सिक्योरिटी इंडिया जरूर प्रोवाइड करता है, लेकिन तो इससे भूटान भी मतलब इन अ वे काइंड ऑफ लिस्ट से ऑफ हो गया। ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि भूटान टेक्निकली इंडिया का ही पार्ट है, क्योंकि भूटान की कोई खुद की मिलिट्री है नहीं, हम ही उनको डिफेंड करते हैं। अब दोस्तों नेपाल, नेपाल में आपको पता ही है पिछले साल जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे और वहां पे सरकार गिर गई थी। ये वन ऑफ द फ्यू इंस्टेंसेस था जहां पे जेनजी, मतलब जो लाइक मैं तो जेनजी के एंड में हूं, मैं 2010 में जन्मा था, जो प्रॉपर जेनजी जिन्हें कहा जाता है ना, जो आज के दिन में 20-22 साल के हैं, तो उन लोगों ने वहां पे सरकार गिरा दी। तो नेपाल भी बहुत अनस्टेबल है, प्लस नेपाल भी थोड़ा सा चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है, धीरे धीरे हल्का हल्का करके टिल्ट हो रहा है, तो नेपाल भी एज ऑफ नाउ ऑफ द लिस्ट है। सेम गोस फॉर श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका तो पूरा तबाह हो गया था उनके सिविल वॉर की वजह से, श्रीलंका अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहा है, और मालदीव्स भी मतलब काइंड ऑफ गॉन है, वहां पे बस इंडियंस घूमने ही जाते हैं, उनकी पूरी इकोनॉमी काइंड ऑफ इंडियंस जो घूमने जाते हैं वहां पे उसी के पैसे से उनकी इकोनॉमी सर्वाइव करती है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि कैसे कैसे मतलब अखंड भारत में हम जिन जिन टेरिटरीज को सोचते हैं वो सब कैसे कैसे मैंने ऑफ द लिस्ट आपको प्रूफ के साथ बता दिया। दोस्तों मैं इस चीज पे यही कहना चाहूंगा कि अगर हमको अखंड भारत के बारे में सोचना है तो इससे बेटर है कि हम इंस्टेड ऑफ लाइक ऐसे फिक्शनल दुनिया में रहे कि हाँ हम लोग एक दिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार सब हमारे अंदर आ जाएंगे, इससे अच्छा हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग जो हमारा कश्मीर है, जो पीओके आजाद कश्मीर और अक्साई चीन का एरिया है, वो वापस लेने का कोशिश करी। देखिए अरुणाचल प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, चाइना बस बोलता है, और तो अरुणाचल प्रदेश हमारा ही कोर पार्ट है नॉर्थ ईस्ट का, अरुणाचल प्रदेश हमारे मिलिट्री कंट्रोल में ही आता है, ऐसा नहीं है कि चाइना ने उस पर टेक ओवर करके उसको भी अक्साई चीन बना दिया। हमारा मेन प्रॉब्लम अक्साई चीन और पीओके में आते हैं, तो हम लोग उसको वापस लेने का ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी टेरिटरीज है। इसमें भी एक चीज है दोस्तों, देखिए हम लोग कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, लेकिन इसमें एक चीज है, जब 1947-48 में इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए थे, तब कश्मीर ने डिसाइड किया था कि वो लोग अलग रहेंगे, तो वो किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर पे। आप लोगों ने अगर तो दोस्तों आपने सैम मानेकशॉ की जो मूवी आई थी सैम बहादुर, उसमें आपने देखा होगा कि ये कश्मीर वाला जो क्या एक्चुअल हिस्ट्री था। 1948 में जब हमला हुआ तो कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि अगर आप हमको पाकिस्तान से बचा लेते हैं तो कश्मीर मतलब अपना टेरिटरी इंडिया को गिव अप कर दे, मतलब कश्मीर इंडिया का पार्ट हो जाएगा। तो जो आज के दिन जो पीओके का जो लाइन है, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी वाला जो लाइन है, वो एक्चुअली हुआ था कि जब इंडियन और पाकिस्तानी फोर्सेस जिस एरिया पे आके स्टेलमेट हुआ था, यहाँ पे एक गलती नेहरू जी ने की थी कि वो यूएन के पास चले गए थे यहाँ पे शांति कराने के लिए। अगर वो इंडियन फोर्सेस को ये मतलब मुद्दा अपने आप पे सॉल्व करने देते तो इंडिया पाकिस्तान को कश्मीर से निकाल देता। तो टेक्निकली दोस्तों आप देखिए कि ना ये जो कश्मीर का पूरा टेरिटरी ना हमारा है ना पाकिस्तान के भी पूरा पूरा है, मतलब अगर हम लोग मॉरल सेंस में बोले तो टेक्निकली ये हमारा है, क्योंकि उनके खुद के राजा ने एग्रीमेंट साइन की थी हमारे साथ, प्लस पाकिस्तान ने भी उन पे इन्वेट किया था, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो टेक्निकली कश्मीर ना हमारा है ना उनका है, क्योंकि वो लोग पीओके को इस क्लेम से ये जो एग्रीमेंट वाला जो है कि उन्होंने राजा ने गिव अप कर दी थी टेरिटरीज कश्मीर की, तो उससे पाकिस्तान वाले भी पीओके पे अपना क्लेम जमा सकते पूरी तरीके से। लेकिन अक्साई चीन तो ऑफ कोर्स हमारा चाइना ने इन्वेट किया था 1962 में, अक्साई चीन के एरिया को टेक ओवर कर लिया था उस एरिया को अनफॉर्चुनेटली। दोस्तों अगर अब हम थोड़ा मॉडर्न वर्ल्ड पे आए और अखंड भारत के इस चीज को डिस्कस करें, तो सबसे पहले मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो हमारी करंट प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने स्टांस को क्लियर रखा है कि हम लोग कोई टेरिटोरियल एक्सपेंशन को हम लोग नहीं चाहते हैं, प्लस हम लोग हर देश की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करते हैं। ऑल्दो ये एक चीज है कि बीजेपी और आरएसएस जो कि मतलब काइंड ऑफ बीजेपी के फाउंडिंग फादर कह सकते हैं, ठीक है, वो लोग किंतु मतलब वो पार्टी वाइज वो लोग किंतु अखंड भारत के और हिंदुत्व आइडियोलॉजी, हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी, हिंदुइज्म ऑलवेज वांट्स पीस। हिंदुइज्म इज द मतलब मैं कहूंगा कि वन ऑफ द लीस्ट वायलेंट रिलीजन्स अलोंगसाइड बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। ये है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी इज बेसिकली अ रेडिकल हिंदू आइडियोलॉजी, जिसमें बेसिकली जस्ट लाइक जैसे कुछ मुस्लिम्स की होती है कि भाई मुस्लिम सबको डोमिनेट करेंगे, वैसे हिंदुत्व आइडियोलॉजी भी काइंड ऑफ सेम है कि हिंदू सबको डोमिनेट करेंगे। बीजेपी और आरएसएस इस चीज को यूज करके अखंड भारत को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन
जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है जिसको बीजेपी चलाती है, मतलब जिसमें बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है, वो हमेशा ऑफिशियल स्टांस अपना क्लियर रखी है कि हम लोग किसी भी देश की सॉवरेंटी को हम लोग थ्रेटन नहीं कर रहे, हम लोग उनकी सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम लोग थोड़ा पार्लियामेंट पे जाए, आपको पता होगा जब नया पार्लियामेंट इनॉग्रेट हुआ था तो वहां पे एक काइंड ऑफ लाइक इंडिया का हिस्टोरिक मैप था, जिसमें इंडिया के कई सारी जो ओल्ड प्लेसेस थी जिनका नाम ऑफ कोर्स आज के दिन में कई जगहों का नाम चेंज हो गया है, तो उनको मैप पे मार्क किया गया था, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसी टेरिटरीज भी इंक्लूड की गई थी। और उसके साथ साथ एक मिनिस्टर ने भी कहा था रिजॉल्व इज क्लियर अखंड भारत। इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नेपाल और बांग्लादेश ने दिया था। ऑल्दो जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने इंडिया को विजिट किया था तो ये इशू को मतलब उन लोगों ने उठाया नहीं था, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग आया था और मतलब थोड़ा उस वक्त डिप्लोमेसी थोड़ी इधर उधर ऐसे ऐसे हो गई थी। अच्छा दोस्तों, अगर हम इससे एक चीज डिस्कस करें कि अगर इंडिया की सिविलाइजेशनल क्लेम्स अगर कोई मैटर करती नहीं है बायलैटरल टॉक्स में, तो फिर इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आता क्यों है, इतनी ऑब्जेक्शंस उठाई क्यों जाती? सबसे पहली है ज्योग्राफी। इंडिया साउथ एशिया का सबसे मेजर प्लेयर है। साउथ एशिया का ऑलमोस्ट 60 to 70% एरिया इंडिया का टेरिटरी है और इंडिया मतलब पूरा लूम करता है। तो कुछ भी ऐसे पावरफुल चीजें करना या फिर कुछ भी ऐसे पावर जिसमें पावर दिखाई जाती है, तो वो ऑफ कोर्स जो हमारे जो बगल के जो छोटे छोटे देश है, छोटे गरीब देश है, तो उनसे रेस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को डर लगेगा, क्योंकि वो लोग अपनी सॉवरेंटी भी चाहते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता ही होगा हमारे जितने भी साइड के नेशंस हैं उनको हमने अपने हाथों से खोया है। देखिए कितना भी हम मतलब अपनी गवर्नमेंट को ना बोले, लेकिन ये सब जानते इंटरनली कि हमारे जितने भी बगल बगल के देश है, छोटे छोटे देश जो नेबर्स है, वो हमने अपने हाथों से खोए। हम लोगों ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यूरोप, अमेरिका, रशिया से दोस्ती करते करते, जापान, कोरिया से दोस्ती करते करते इतना दूर पहुंच गए, अपने नेबर्स पे ध्यान नहीं दे पाए। आप देखिए चाइना ने इसका कितना बढ़िया फायदा उठाया। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान तो गॉन केस था हमेशा से। अफगानिस्तान 20 साल पहले तो सोवियत ने 10 साल तक किया, वहां पे पूरा वॉर हुई, फिर 20 साल तक यूएस ने करके अफगानिस्तान तबाह और तालिबान वहां पे आ गए। अफगानिस्तान इज नो पोजीशन टू मतलब सपोर्ट अस, मतलब हम लोग को उनको सपोर्ट करना पड़ता है। नेपाल, नेपाल काइंड ऑफ चाइना टिल्टिंग हो ही गया, क्योंकि चाइना से बहुत वो लोग डील कर रहे हैं। श्रीलंका, श्रीलंका से हम्बनटोटा पोर्ट चाइना लीज पे लेके रखा, श्रीलंका पूरा डेप्थ ट्रैप में फंस चुका है। भूटान तो क्या ही बोले, वो तो मतलब लड़ना चाहे तो भी नहीं लड़ सकता। बांग्लादेश भी चाइना की तरफ टिल्ट हो जा रहा है, म्यांमार भी चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है और मालदीव्स भी चाइना की तरफ हल्का हल्का टिल्ट हो रहा है। चाइना ने इस चीज को अपने स्ट्रेटेजिकली यूज किया। उन्होंने देखा कि हम लोग दूर दूर जाने का कोशिश कर रहे हैं, पावरफुल नेशन से दोस्ती करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने ये चीज भूल गए कि अपने नेबर्स को पहले सिक्योर करना चाहिए, अपने नेबर्स पे कंट्रोल बनाना चाहिए। चाइना ने क्या किया, हमारे नेबर्स पे मतलब सब पे कंट्रोल बना लिया और अभी हम लोग पूरा ग्रिडलॉक्ड है। अगर आप ध्यान दीजिए कि हमारे आसपास में अफगानिस्तान और भूटान जो मतलब मिलिट्री वाइज बिल्कुल कैपेबल नहीं है, एक भी मिलिट्री कैपेबल देश नहीं है प्रॉपरली। हमारे नियरेस्ट जो सबसे मिलिट्री कैपेबल देश है, जो हमारा प्रॉपर एलाई है, लाइक एकदम प्रॉपर, वो है फिलीपींस और इंडोनेशिया। क्योंकि आपको पता ही होगा कि वियतनाम चाइना एलाई है, थाईलैंड चाइना एलाई है, लाओस, कंबोडिया, ये लोग लड़ने वाला मतलब देश नहीं, इनको वॉर पे उतारेंगे ये लोग लड़ नहीं पाएंगे ठीक से, इन दोनों में वॉर होती रहती है। ईरान हमारा एलाई है ऑल्दो, लेकिन वो चाइना का भी बहुत बड़ा एलाई है। मतलब अगर कभी चूज करने दिया जाए उनको, मोस्ट लाइकली ईरान चाइना को ही चूज करेगा। उसके बाद यूएई बहुत छोटा देश है, वो मिलिटरी उतना कैपेबल नहीं है हमारे आसपास के जो बड़े देश है उनसे लड़ने के लिए। दूसरा रीजन देखे कि इतने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस क्यों मिलते हैं, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल इन कैरेक्टर है। देखिए इंडिया क्योंकि एक बड़ा देश है, तो ये जो हमारे बगल के जो छोटे देश है, अगर उनकी गवर्नमेंट्स अगर हमको अपोज करती है तो इससे उनकी रेस्पेक्ट अपने खुद के देश में बढ़ती है कि हाँ भाई हमने इंडिया को अपोज किया, दुनिया की 4th मतलब मोस्ट पावरफुल मिलिट्री को हमने अपोज किया, तो भाई हमारी गवर्नमेंट जरूर स्ट्रांग होगी, मतलब पॉलिटिकली स्ट्रांग होगी, तो इससे उनकी रेस्पेक्ट बढ़ती है। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको भी मोर चांसेस है कि वो लोग अगला इलेक्शन जीतेंगे। यहाँ पे इलेक्शंस भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे देखिए हर चीज में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। वो लोग अगला इलेक्शन जीत पाएंगे, उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, उनके पास पावर ज्यादा हाथ में आएगी। तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से वो लोग इंडिया को इतना मतलब काइंड ऑफ अपोज करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा घजवाई हिंदी की तरफ भी शिफ्ट करते हैं, क्योंकि देखिए अखंड भारत इज जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन, दूसरा साइड ऑफ कॉइन भी हमें देखना चाहिए ताकि वीडियो भी न्यूट्रल रहे और हम लोग भी न्यूट्रल रहे। तो घजवाई हिंद का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिलिट्री एक्सपेडिशन टू इंडिया, ऑफ कोर्स सेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद हिमसेल्फ, मे ही रेस्ट इन पीस, बिकॉज
चाहे वो क्यों ही ना वो इस्लाम धर्म के हो, मैं हिंदू हूँ, क्यों ही ना वो इस्लाम धर्म के हो, लेकिन फिर भी इज अ रेस्पेक्टेबल फिगर, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के, कोई भी धर्म के, जीसस क्राइस्ट हो या फिर बुद्ध हो या फिर गुरु नानक हो या फिर अल्लाह स्लैश प्रॉफिट मोहम्मद हो, रेस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी, चाहे कोई भी रिलीजन हो। क्योंकि हम लोग हिंदू, अगर हम लोग खुद को कहते हैं कि हम लोग सबसे पीसफुल रिलीजन है, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें वो प्रैक्टिकली करना चाहिए। तो मे ही रेस्ट इन पीस। तो अब हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं, गजवाए हिंद पे। दोस्तों अगर आप लोग क्लासिक इस्लामिक लिटरेचर्स और उनके जो टेक्स्ट है अगर आप उन पे ध्यान दोगे तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि इंडिया उनकी टेरिटरी है, या फिर लाइक काइंड ऑफ एग्रेसिव स्टांस लिया है जो इंडस के जो इस साइड की टेरिटरी है, जिसका मतलब ही इंडिया होता है। ये टर्म को आज के दिन पाकिस्तान और उनके टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा पोलराइजेशन और मिलिट्री यूज फोर्स के लिए, फोर्स वो लोग जो यूज करते हैं, जो टेररिस्ट अटैक्स करते हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो लोग आजकल गजवाए हिंद टर्म को यूज करते हैं। इस्लाम के अगर एंशिएंट स्कॉलर्स और उनके रिफॉर्मर्स के अगर हम लोग टेक्स्ट में जाके झांके तो वहां पे जाके भी आपको पता चलेगा गजवाए कॉन्सेप्ट का हिंद बहुत ही वीक है। और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कई कई स्कॉलर्स और रिफॉर्मर्स ने तो इसको पूरा फॉल्स कहा है कि मतलब मेंशन ही नहीं किया है अपने वर्क्स में। गजवाए हिंद का मॉडर्न रिवाइवल देखने को मिला था 1971 की इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर में, यानी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि बांग्लादेशियों को हमने ही लिटरली आजाद किया और फिर भी वो लोग हमारे साथ इतना हमारे अगेंस्ट स्टांस लेते हैं। खान सर ने राज शमानी के पॉडकास्ट पे खुद कहा था कि बांग्लादेश क्योंकि नॉर्मल तरीके से डिलीवरी नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने ऑपरेशन करके उनको जन्म दिया है। तो 1971 के बाद, बांग्लादेश के ब्रेकअप के बाद, पाकिस्तानी मिलिट्री और उनके एसोसिएटेड जितने भी लोग थे वो सब ने गजवाए हिंद को प्रमोट करना शुरू किया, ताकि इंडिया में जो वो लोग मास अटैक्स कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, उसको वो लोग जस्टिफाई कर सके। प्लस ड्यूरिंग द अफगान सोवियत वॉर जो 10 साल तक चली थी, तो लश्कर ए तौयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स ने अफगानिस्तान में, उस रीजन में जिहादिस्ट मूवमेंट्स, जिहादिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रमोट करने के लिए भी गजवाए हिंद जैसे टर्म्स का यूज किया था। 1980s और 1990s तक गजवाए हिंद एक ट्रांसनेशनल स्लोगन बन गया था, जिसको ऑडियो सरमन्स, मदरसाज, सोशल मीडिया हर जगह से फैलाया जा रहा था। कई सारे टेररिस्ट और मिलिटेंट ग्रुप्स ने इसको कश्मीर में ऑपरेशंस करने के लिए यूज किया था, और इसको कश्मीर में ऑपरेशंस करने के लिए यूज किया था ताकि एक कश्मीर में जो ये लोग ऑपरेशन कर रहे हैं उसको एज ग्रेट डिवाइन, मतलब वो लोग लोगों में घुसा सके दिमाग में कि ये ग्रेट डिवाइन वो लोग काम कर रहे हैं, जिसको खुद उनकी भाषा में बोले तो अल्लाह ने सैंक्शन किया है। दोस्तों अगर हम लोग फिर से हिस्ट्री में जाए तो इस्लामिक थियोलॉजी जो है वो अपने बेस पे गजवाए हिंद की पूरी जो आइडिया है उसी को रिफ्यूट करती है। ऑथेंटिक जो हादिथ लिटरेचर है वो ऐसे कोई भी चीज को मेंशन नहीं करती है जिसमें प्रॉफिट ने ऐसे कहा था कि इंडिया पे वॉर वेज करो, इंडिया पे वॉर करो, इंडिया पे हमला करो, उन पे कब्जा करो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। प्रॉफिट का जो फेयरवेल सरमन था उसमें खुद लिखा हुआ है कि वो पीस, जस्टिस, इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस, इन सब में भरोसा करते थे, ना कि किसी पे ऐसे हमला करना या ऐसे गलत काम करना। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज्यादा रिसर्चेस की है, बहुत ज्यादा पढ़ा है, ताकि मैं एक भी फैक्ट को मिस ना कर पाऊं। अगर मुझसे कुछ छूट गया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे करेक्ट कर दीजिएगा, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले वीडियो में लौटूंगा और बेटर कंटेंट के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।